हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर 3.6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ के बारे में बताऊंगी। और आज का हमारा टॉपिक इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 60 to 65 के बीच में है। और हमारा आज का टॉपिक है कि कब उन व्यक्तियों की आय को करदाता की आय में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन 60 ये कहता है ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ असेस्ट। संपत्ति का अंतरण किए बिना ही उसकी आय का अंतरण, यानी कि कोई करदाता है वो अपनी संपत्ति का अंतरण ट्रांसफर करता है मगर आय का नहीं। तो यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर देता है परंतु उस संपत्ति का अंतरण नहीं करता, परंतु उस संपत्ति से मतलब यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को तो अंतरित करा है लेकिन स्व में खुद बना हुआ है, तो इस प्रकार से अंतरित आय अंतरक की ही आय मानी जाती है यदि करदाता द्वारा भागीदारी फर्म में अंश का दान किया जाता है और दान केवल लाभ का नहीं बल्कि अंश का भी किया जाता है, तो इस संबंध में सेक्शन 60 लागू नहीं होगी और दान किए गए अंश पर देय लाभ करदाता की आय में जोड़ा नहीं जाएगा। वो तब जबकि अंश का दान और लाभ का दान भी साथ में किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी प्रॉपर्टी का तो अंतरण कर रहा है लेकिन आय का अंतरण नहीं कर रहा, तो उस सूरत में जो करदाता है उसी की आय में उसको सम्मिलित माना जाएगा। सेक्शन 61 यहाँ पे कहता है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट्स। तो यहाँ पे संपत्तियों के खंडनीय के बारे में बात कर रहा है कि संपत्तियों का खंडन कब किया जाएगा। सेक्शन 61 कहता है यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति से आय प्रदान करता है जो संपत्ति खंडनीय अंतरण के अंतर्गत उसे प्राप्त हुई है, मतलब कि जिसका खंडन किया जा सकता है, तो इस प्रकार उसे प्राप्त होने वाली आय को अंतरक की आय माना जाता है और उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाता है। किसी अंतरण को खंडनीय अंतरण मान लिया जाएगा कब? जबकि संपत्ति को पुनः अंतरक को अंतरित करने का प्रावधान है, यानी कि जिस व्यक्ति को आपने ट्रांसफर किया उससे वापस ले लो। फिर अंतरक संपत्ति या उसकी आय को पुनः प्राप्त करने का अधिकार रखता है, तब भी किया जाएगा। तो यहाँ सेक्शन 61 यहाँ पे कह रहा है रिवोकेबल ट्रांसफर और असेस्ट, यानी कि ऐसे ट्रांसफर जो आपने कर लिए हैं जो सेक्शन 60 में हम ये भी बताए हैं, उनको अगर रिवोकेबल करते हैं, खंडन करते हैं, तो उस बारे में बात की गई है। सेक्शन 62 यहाँ कह रहा है ट्रांसफर इरिवोकेबल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि वो पर्टिकुलर टाइम कितना है, तो वो निम्न दशा में ये तब लागू नहीं होगा ट्रांसफर लेना देना यदि संपत्ति का अंतरण किसी न्यास के अंतर्गत किया गया है और वो न्यास बेनिफिशियरी यानी हितग्राही के जीवन काल में अखंडनीय है, इर्रिवोकेबल है, या किसी अन्य प्रकार के अंतरण की दशा में अंतरित के जीवन काल में अखंडनीय है। तो यदि अंतरण 1 अप्रैल 1961 से पहले किया गया हो और 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अखंडनीय है, तो उस सूरत में ये अखंडनीय मानी जाएगी, इर्रिवोकेबल फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड मानी जाएगी कि उस पीरियड के भीतर वो इर्रिवोकेबल है। सेक्शन 63 कहता है ट्रांसफर एंड रिवोकेबल ट्रांसफर एंड क्वाट डिफाइंड, यानी कि उपयुक्त। अगर ये सारी बात है तो इसके कुछ अपवाद भी है और ये इन सब बातों का तभी हम लाभ ले सकते हैं जबकि अंतरक को अंतरित संपत्ति की आय में से कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा हो, तभी इसका लाभ ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। सेक्शन 64 यहाँ पे इनकम ऑफ इंडिविजुअल टू इंक्लूड इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर, चाइल्ड एंड एक्सेट्रा, कि कब उस व्यक्ति की आय में बच्चों की जो माइनर है, स्पाउस की, जीवन साथी की आय को कब शामिल माना जाएगा और कब नहीं। तो किसी व्यक्ति की आय में उसके जीवन साथी की, हम स्पाउस की बात कर रहे हैं, कि आय शामिल की जाएगी जब उसे एक ऐसी व्यापारिक संस्था से वेतन, कमीशन, फीस या अन्य किसी प्रकार के पारिश्रमिक के रूप में मिला है जिस व्यापारिक संस्था में ऐसे व्यक्ति का पर्याप्त या सार्वजनिक हित प्राप्त हो, परंतु यदि पारिश्रमिक का भुगतान जीवन साथी को उसकी टेक्निकल यानी कि तकनीकी या उसकी इंटेलिजेंसी पेशेवर योग्यता के कारण किया गया है, तो इस प्रकार दिया गया पारिश्रमिक उस व्यक्ति की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर जीवन साथी अपनी खुद की इंटेलिजेंसी से कोई आय प्राप्त करता है तो वो जीवन साथी की आय नहीं मानी जाएगी, उसकी पर्सनल मानी जाएगी।
फिर यदि किसी व्यक्ति के जीवन साथी को किसी ऐसे व्यापारिक संस्था से वेतन, कमीशन, फीस या अन्य कोई पारिश्रमिक के रूप में कोई भी इनकम प्राप्त होती है, जिस संस्था से उस व्यक्ति, उसके जीवन साथी दोनों को ही सहारवन हित प्राप्त है, तो इस आय को आयकर के प्रयोजन हेतु उन दोनों में से उसकी कुल आय की गणना में शामिल किया जाएगा, जिसकी कुल आय इस प्रकार के वेतन, कमीशन आदि के रूप में प्राप्त आय को जोड़कर अधिक है तो सूरत में किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। फिर हम इस स्पाउस के बाद देखें तो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को कोई संपत्ति अंतरित करता है, जैसे कि हस्बैंड ने वाइफ को कर दी, और ऐसी अंतरण न तो पर्याप्त प्रतिफल के किया गया और न ही अलग अलग रहने के समझौते के अंतर्गत किया गया है, तो अंतरित संपत्ति में जो कुछ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय उस जीवन साथी को प्राप्त होती है तो उसे व्यक्ति की आय में सम्मिलित किया जाता है। यानी कि ना तो वो अलग हुए हैं, ना उसको प्रतिफल के रूप में दिया गया, ना ही कोई समझौता हुआ है, तो वो एक की ही आय मानी जाएगी, अलग अलग नहीं मानी जाएगी। बात कर रहे हैं हम आगे पुत्र वधू की, यानी कि जैसे बहू है, तो यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र वधू को कोई संपत्ति 1973 को या 1973 के बाद बिना पर्याप्त प्रतिफल के दे देता है, अंतरित करता है, तो उस पुत्र वधू को जो भी आय उस अंतरित संपत्ति से प्राप्त होती है उसे इस प्रकार संपत्ति से अंतरित करने वाले व्यक्ति की आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी बहू को दी है, लेकिन मानी तो उसी की जाएगी क्योंकि वो उसकी पर्सनल इंटेलिजेंसी की नहीं है। फिर इसमें हम ये भी देखते हैं कि अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को संपत्ति का अंतरण कैसे होगा। तो यदि कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के पूर्व किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को कोई संपत्ति अंतरित कर देता है, तो उस संपत्ति से प्राप्त आय उस सीमा तक अंतरण करने वाले व्यक्ति की कुल आय में शामिल की जाएगी जहाँ तक आय अंतरण करने वाले व्यक्ति के जीवन साथी के तत्काल अथवा भावी हित के लिए रखी गई है, तो भी वो उसकी ही एक मानी जाएगी। फिर हम यहाँ पे पुत्र की पत्नी के हित के लिए, यानी कि बहू के हित के लिए, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, यानी कि पर्टिकुलर किसी संस्था वगैरह को अगर संपत्ति अगर हम अंतरित करते हैं और संपत्ति से आय होती है, तो यदि कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के किसी व्यक्तियों के समूह को वही 1973 को या 73 के बाद अंतरित करता है, तो संपत्ति से प्राप्त आय उस सीमा तक अंतरण करने वाले व्यक्ति की कुल आय में शामिल की जाएगी, यानी कि दे दी तो भी शामिल की जाएगी, जहाँ तक वह अंतरण करने वाले व्यक्ति के पुत्र की पत्नी के तत्काल या भावी हित के लिए हो, और अगर उसके आने वाले फ्यूचर के लिए की गई हो तो उस हिसाब से देखा जाएगा। फिर हम यह बात कर रहे हैं व्यक्तिगत संपत्ति का संयुक्त हिंदू परिवार को अंतरण, अगर वही जॉइंट फैमिली को अगर आप अंतरण करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति दिसंबर 1969 के बाद अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को उस संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के रूप में परिवर्तित कर देता है अथवा बिना पर्याप्त प्रतिफल के संयुक्त हिंदू परिवार को अंतरित कर देता है जिसका वह सदस्य है, यानी कि खुद है और खुद ने अपने परिवार को दिया है, तो इस प्रकार संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के रूप में परिवर्तित अथवा संयुक्त हिंदू परिवार की अंतरित संपत्ति से प्राप्त आय उस व्यक्ति की कुल आय में शामिल की जाएगी जिसने उस संपत्ति के संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के रूप में परिवर्तित अथवा संयुक्त हिंदू परिवार को अंतरित किया है उस व्यक्ति ने। मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार की परिवर्तित अथवा अंतरित संपत्ति की आय संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के रूप में परिवर्तित करने वाले अथवा संयुक्त हिंदू परिवार को अंतरित करने वाले व्यक्ति की आय मानी जाएगी, न कि उस संयुक्त हिंदू परिवार की, क्योंकि यदि इस प्रकार अंतरित संपत्ति का तो संपत्ति का संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य के मध्य विभाजन किया जाता है, तो इस संपत्ति से जो आय अंतरित करने वाले व्यक्ति के जीवन साथी को प्राप्त होती है वह इस प्रकार विभाजन होने के बाद भी अंतरण करने वाले व्यक्ति की ही मानी जाएगी। तो सेक्शन 64 के उद्देश्य के लिए यह आय शब्द के अंतर्गत हामनी भी शामिल है। अब अवयस्क बच्चे की आय की बात अगर हम बात करें माइनर चाइल्ड की, तो वित्त अधिनियम 1992 द्वारा सेक्शन 64 में एक नवीन उपधारा 1 जोड़ी गई है। यह उपधारा उपबंध करती है कि अवयस्क जो कि सेक्शन 80 सबक्लॉज यू में उल्लेखित प्रकृति की अशक्तता से पीड़ित अवयस्क नहीं है कि समस्त उसके माता पिता की आय में सम्मिलित की जाएगी यदि उसके माता पिता के मध्य वैवाहिक संबंध विद्यमान है, यानी कि अगर पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो ही उस बच्चे की आय उनको मानी जाएगी। तो उसकी आय उसे माता और पिता में से उसकी आय अधिक होगी जिसमें जोड़ी जाएगी, और यदि वह माता और पिता के मध्य वैवाहिक स्थिति नहीं है तो उसकी आय उसके माता या पिता में से उसकी आय में जोड़ी जाएगी जो उस अवयस्क का पालन पोषण करता है। यानी कि अगर बच्चा
कोई कार्य करके आय प्राप्त करता है, मम्मी के साथ रहता है तो उसकी आय में जोड़ी जाएगी, पापा के साथ रहता है तो उसकी आय में जोड़ी जाएगी, दोनों के साथ रहता है कंबाइंड तो कंबाइंड लिखी जाएगी। परंतु ये उल्लेखनीय है, ज़रूरी है कि अवयस्क बच्चे की कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें उसके माता पिता की आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी। कब? जब अवयस्क द्वारा शारीरिक श्रम करके आय प्राप्त की हो। अवयस्क द्वारा यानी कि अगर उसने खुद ने होमवर्क करके, शारीरिक श्रम करके, फिजिकल करके, लेबर करके आय प्राप्त की तो नहीं जोड़ी जाएगी। और अवयस्क द्वारा ऐसा कार्य करके प्राप्त आय जिसमें उसकी विशिष्ट योग्यता, अनुभव या ज्ञान का प्रयोग हुआ, और अगर उसने अपने पर्सनल खुद की इंटेलिजेंस से कुछ अगर आय प्राप्त किए तो भी नहीं जोड़ी जाएगी। सेक्शन 65 यहाँ पे कहता है आगे, liability of person in respect of income included in the income of another person। वह ऐसे व्यक्ति का दायित्व जिसकी आयु दूसरे व्यक्ति की आय में शामिल की जाती है। फिर सेक्शन 65 के अनुसार करदाता की आय में किसी अन्य व्यक्ति की आय सम्मिलित की जाती है, वहाँ भी जो व्यक्ति आय को वास्तव में प्राप्त करता है वह उस पर आय देने के लिए दायी होता है, और इस कारण कर निर्धारण अधिकारी करदाता और उस आय के प्राप्तकर्ता दोनों में से किसी से भी उस आय के संबंध में आयकर वसूल कर सकता है। यानी कि जिसकी लायबिलिटी बनती है तो आयकर अधिकारी दोनों में से किसी से भी ऐसी चीज़ें प्राप्त कर सकता है, अन्यथा वो नहीं कर सकता। तो सेक्शन 65 लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि व्यक्ति का दायित्व किस पर, जिसकी आय दूसरे व्यक्ति की आय में शामिल की जाती है। तो जो शामिल करवा रहा है या जिसकी में शामिल की गई है, यह आयकर अधिकारी निर्धारित करता है कि वो किसकी आय में उसको शामिल करे। अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।